हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपके पर्यावरण की हमारी बुक है और आज हम देखेंगे हमारी बदलती पृथ्वी, जो आपका लेसन नंबर 3 है। हम लेसन नंबर 2 को अच्छे से आपका देख चुके हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। क्लियर है। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 के विषय में हम लोग आपका बात कर रहे हैं और जिसको हम लोग बहुत अच्छे से गौर करके देखेंगे। चलिए हम चलते हैं डिजिटल वर्ल्ड की तरफ। देखिए चैप्टर हमारे सामने है हमारी बदलती पृथ्वी। इस पर हम लोग गौर करते हैं और सबसे पहले आप इसको देखिएगा बच्चों, हमारी बदलती पृथ्वी। सबसे पहले आप इसको फोकस कीजिए और देखिए स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। अब कह रहे जो हमारा स्थल मंडल है, स्थल मंडल को सबसे पहले देखिए, जो मैं आपको बता रहा था स्थल मंडल के विषय में, इस प्रकार बना है, ये इस तरह से है और ये जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है यही है स्थल मंडल। जो हमारी परपटी है यानी कि जो भूपरपटी है यही तो है स्थल मंडल। ठीक है, किससे बना है? अनेक प्लेटों में वैसा है विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा सीधी गति में चारों दिशाओं में घूमती है। कह रहे क्या होता है, हमेशा ये सारी प्लेट आपका सीधी गति में चारों तरफ घूमती है। प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघलते हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। कह रहे प्रतिवर्ष कुछ मिलीमीटर कुछ आपके चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से क्या होता है कि मैग्मा में क्या इनकी गति ऐसी दिखती है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। कह रहे जो पृथ्वी के अंदर जो आपका मैग्मा पिघल जाता है, वृत्तीय मतलब गोल गोल इस तरह से घूमता रहता है। बच्चों ध्यान दीजिए कैसे घूमता है, आपका गोल गोल आपका घूमता रहता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। कह रहे जब प्लेट आपका मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान का छोटा सा जो भी आपका मूवमेंट होता है, उससे क्या होता है, जो आपकी पृथ्वी की बाहरी सतह है, स्थलीय सतह जिस पर हम लोग बैठे हैं, मकान घर बने होते हैं, इस पर कुछ चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया, किन पर, जो के फोर्स लगते हैं, उन फोर्स के आधार पर विभाजित किया गया, जिनके कारण ये गति उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जात यानी कि क्या बोलते हैं उनको, आपको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बाह्य जनित यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। क्या होती है, इनको अत्यधिक आपको हानि जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक, बात कर रहे हैं पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित और आपका बाह्य जनित, दो गतियां होती हैं। इन दोनों गति को हम लोग देखते हैं। देखिए पृथ्वी अगर घूमती है तो कुछ ऐसा है जो आपके इंटरनल आपका चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्सटर्नल, जो पृथ्वी के बाहर आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। तो दोनों चेंजेस को हम लोगों को आपका देखना है और दोनों चेंजेस को हमको समझना है कि बदलाव आपके किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें। अब देखिए हम अगर बात करें अंतर्जनित यानी कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो कुछ आकस्मिक बल होते हैं जो अचानक से लगते हैं, और जैसा कि आपका भूकंप से होता है, ज्वालामुखी से होता है, जो भूस्खलन है उससे होता है, पटल विरूपण बल है जो पर्वतीय निर्माणकारी बल होता है, अपर्दन निक्षेपण है, नदी बहता जल है, पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनद, इन सब चीज के पार्ट हैं और इन सब चीजों में इनको देखने के लिए हमको मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। और आप इनको देख भी सकते हैं, आप इनको समझ भी सकते हैं। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल में आधे भरे बीकर में दीजिए। बीकर को
तपाई कर गरम करें। गरम जल होने पर आप देखेंगे कि गरम जल की परतों के साथ कागज की गोली ऊपर उठती जाती है और ठंडे जल की परतों के साथ गोली नीचे बैठती जाती है। पानी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार गति करता है। कैसा करता है? इसी प्रकार। ठंडा होगा नीचे बैठ जाएगा, गर्म होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखिए स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है। जब भूपर्वती के अनेक बड़ी या कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन्हें महाद्वीप या महासागर पर आपकी टिके होती हैं, इनको समझना है। अब देखिए, अब सबसे पहले इसमें हम लोग ज्वालामुखी के विषय में पढ़ते हैं। देखिए, ज्वालामुखी को मैंने आपको पहले भी एक बार समझाया है बीच में कि जो ज्वालामुखी होती है ये पृथ्वी की जो आंतरिक क्रियाएं हैं, जो आपका मैग्मा है, जब उसमें प्रेशर पड़ता है तो वो ऊपर की तरफ आपका दरारों को आपका तोड़ते हुए ऊपर बढ़ता है और ऊपर बढ़ने के साथ साथ हमको ये सारी चीजें, हमको इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आपको देखने के लिए इसमें मिल सकती हैं और आपका मिल भी जाती है। ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला हुआ एक ऐसा छेद होता है जिसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 गैसें वैराक, क्रेटर, निकास वोल्ट, लावा, मैग्मा प्रत्याकोश, पर्पटी मेंटल, ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेट की गति करने पर पृथ्वी की सतह में कंपन होता है। कह रहे कि जो स्थल मंडल की प्लेट है उसमें जब आपकी गति होती है तो हम देखते हैं क्या होता है, आपका कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। कह रहे जी, ये कंपन है वो क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर आपकी गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्वती के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम क्षेत्र कहते हैं। कह रहे पृथ्वी का जो भूपर्वती के नीचे वहां स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है हम उसको उद्गम केंद्र कहते हैं और उद्गम केंद्र भू सतह के निकट वह स्थान उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ से भूकंप शुरू हुआ है किसी पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ये हो गया उसका उद्गम केंद्र। महसूस कहाँ करा? मान लीजिए यहाँ कर दिया पृथ्वी के इस वाले पार्ट के ऊपर। ये क्या हो गया? उद्गम, अधिकेंद्र। तो उद्गम ये और अधि ये। अधिकेंद्र से कंपन भार की ओर तरंग के रूप में गमन, गमन का मतलब है चलता है। अधिकेंद्र के निकट भाग का वह सर्वाधिक हानि होती है। वह अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता कम होती जाती है। कह रहे जो भूकंप की आपकी तीव्रता है वो कैसे आपकी कम होती जाती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? सभी दिशाओं में आपका बाहर की ओर निकलती हैं। उद्गम केंद्र जहां स्थान भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र है। कैसा होता है? बाहर निकलता है उसकी तरफ, ये क्या होता है? ऊर्जा का भूकंपीय केंद्र होता है और इसको हम लोग आपका देख सकते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे जिनको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, एस तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, एल तरंगे पृष्ठीय जिनको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है। यद्यपि यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है लेकिन हम इससे पहले तैयार हो सकते हैं, इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। देखिए, कह रहे हैं कि भूकंप आने वाला है, इसकी तो हम भविष्यवाणी आपका नहीं दे सकते, लेकिन हाँ जो इसके इफेक्ट्स है, जो उसका प्रभाव होता है, उस प्रभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका निश्चित रूप से उस प्रभाव को हम लोग आपका कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम निश्चित रूप से उस प्रभाव को हम आपका कम कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से ये आपका हो रहा है, और इन सब को हम लोग आपकी समझ सकते हैं कि भूकंप किस प्रकार से है। ठीक है, समझिए। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। और कह रहे हैं कि गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। कह रहे जो आपका गुजरात में जो आपका भूकंप आया था उससे जो विनाश हुआ था उसको थोड़ा देखिए। स्थिति आपको दिखाई देगी, बहुत भयावह स्थिति में आपको चीजें मिलेंगी। यानी कि भूकंप की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे तैयार रह के निश्चित रूप से उसका प्रभाव है हम उसको कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप का संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, मछली में तालाब का उत्तेजन, सांप को धरातल पर आना।
क्या कह रहे हैं कि अगर आपको लगे कि जानवरों का व्यवहार में कुछ चेंज हुआ है, तालाब की मछलियां ऊपर आने लगी हैं तो आपका फुदक रही हैं, सांप धरातल पर आने लगे हैं, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि अब भूकंप आने वाला है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हमको दिखाई गई है। एक भूकंपीय वस्तु अध्ययन की बात कर रहे हैं। भुज के भूकंप के झटके 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में आपका रिएक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप था। सर्वाधिक स्कूल प्रभावित हुए। इसमें कम से कम 771 छात्र एवं 31 शिक्षिकाओं की मौत की आशंका है। भुज में विनाश की राहत। भुज के 3 दिन बाद भी हर एक व्यक्ति को भोजन कंकाल दवा पहुंचाने के लिए हालत चिंताजनक रही। भुज के तबाह फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, संचार सभी अवरोध बने रहे। शहर में आग। चारकोल अंगीठी में पलटने के कारण के अनेक स्थान में आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर दी गई। भूकंप का पैमाना एक यंत्र से किया जाता है। जो भूकंप को हम लोग मापते हैं, एक हमने पैमाना बनाया है। एक हमारा रिएक्टर स्केल है जो हमने बनाया है, ये हमको देखना है। ठीक है, और इसको समझने का आपका प्रयास करना है कि ये चीजें किस प्रकार की हैं, कैसे हैं, और इनको हम लोग, ठीक है, जिसे भूकंपलेपी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। बच्चों किस में मापते हैं भूकंप को? रिएक्टर स्केल में मापते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2 या अथवा 2 से कम है उसका कोई प्रभाव नहीं होता। भूकंपता की तीव्रता 5.0 होती है। वस्तु के गिरने के पश्चात क्षति पहुंच सकता है, जिससे भूकंप 6.0 अथवा उससे अधिक बहुत शक्तिशाली और सबसे तीव्र 7 रिएक्टर का होता है। वह सर्वाधिक विनाशकारी हो सकता है। अगर 7 रिएक्टर का भूकंप आया तो वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी। इस तरह से ये आपका इसमें देख सकते हैं। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान से चिमनी के आसपास ना खड़े हों, खिड़कियों के पास ना हो, जहाँ शीशे लगे वहाँ हो, आपकी तस्वीर वाली फ्रेम के पास ना खड़े हों। पहले से तैयार रहें। हमें अपने दोस्तों और परिवारों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए एवं आपदा का सामना करने का विश्वास करें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हम इसका जो प्रभाव है हम उसको कम कर सकते हैं और उसके प्रभाव को हम लोग और भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो ये सारी चीज़ें बड़ी सरलता से आप इनको समझ पाओगे और आप इनको देख भी पाओगे। ठीक है, बाकी किसी का अगर कोई और डाउट बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुख्य स्थलाकृतियां। अपर्दन एवं अपक्षय अपर्दन नामक दोनों प्रक्रियाएं भूदृश्य भूमि लगातार विघटित होती रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य में जल, पवन, हिम जैसी भी घटनाओं के कारण होने वाले अपक्षय को परिवर्तन कहते हैं। वायु, जल अपवर्तित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल के विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। नदियों के कार्य जो नदी हैं उनके कार्य और देख लेते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अधिक कठोर या शैल या गिरती है तो हम उनको देख सकते हैं, या तो जलप्रपात बनाती है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए जो आपका नदी के, अगर हम कार्य को ध्यान देंगे, नदी किस प्रकार का आपका कार्य करती है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नदी क्या होती है? नदी एक भूदृश्य में अपरदन के रूप में यानी कि काटती आती है। जब वह किसी खड़े ढाल से गिरती है तो अत्यधिक आपके कठोर घाटी में गिरती है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। यानी कि जब ऊपर हाइट से कुछ आपका नीचे गिरेगा तो हम क्या बोलते हैं उसको? जलप्रपात यानी कि झरना कहते हैं। जिस स्थान पर गिरती है नीचे गिरेगी तो वो उसको गड्ढा कर देगा, उसको बोलते हैं आपका गर्तिका। क्या कहते हैं? गर्तिका। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, एक इमेज हमारे सामने दी गई है।
इसको देखिए, ये इस तरह से आया और इसमें आने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से कटकर जल इकट्ठा होकर फिर आगे बह जाएगा। तो ये कठोर है, ये जल है और शक्ति द्वारा मृदल चीजें हैं। तो आप इनको समझ सकते हैं, आप इनको देख भी सकते हैं। ठीक, और इन पर आप लोग बात करते रहिए और इन पर अपना जो विचार हैं, वो चीजें हैं, वो आपका करते रहिए। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ को विसर्प कहते हैं। कह रहे जब आपका नदी आपके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो देखेंगे इस तरह से कुछ घूम फिर के चलती है। इसी चीज को हम बोलते हैं, ये है आपका उसका विसर्पदार मोड़, सांप के जैसी चलती है, इसलिए हमको विसर्प मारा। ठीक है, क्या चलती है इस प्रकार से, देख लीजिए। ठीक, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण होता रहता है, यानी कि अब कटाव छटाव और जमाव शुरू होता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते ही समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक आगे झील बन जाती है। इसे चाप झील कहते हैं। क्या है, अगर एक अलग से कट जाए तो क्या कहते हैं, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पर्वतों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी तथा पदार्थों को अपसाद कहते हैं। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़कित मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी की अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसको वितरिका कहा जाता है कि इस नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेप यानी कि जमाव करने लगती है। प्रत्येक वर्तिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, यानी कि जहाँ जमती है, जहाँ अंतिम रूप से प्रवेश करती है, गिरती है, उसको मुहाने करती है। सभी मुहाने के अपसाद को संग्रह को डेल्टा का निर्माण करती है। क्या बोलते हैं उनको, डेल्टा। देखिए ऐसे ये आपका नदी चलती है और कोई कटकर अलग चीज अलग हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, आपका चाप झील कहते हैं। देखिए ये चाप झील का एग्जांपल है, ये विसर्प है, ये इसके तटबंध है, इसके जो क्षेत्र है, और ये बाढ़ का मैदान है। ये मुख्य नदी है और जब इस तरह से चलती है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग शाखाओं में। और ऐसा जब ये आपकी मिलनी होती है तो हम इसको वर्तिका कहते हैं। जब इसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, मान लीजिए नदी बहुत तेज निकल रही है और जब ये अंतिम रूप से वो आपका समुद्र में गिरती है तो समुद्र में गिरने के समय यहाँ इसकी गति बहुत स्लो हो जाती है यहाँ से। तो जब ये गिरती है तो यहाँ जितना भी अपने साथ कटाव छटाव करती है, मलबा इत्यादि को वो आपका जमाव करती है इस बड़े क्षेत्र में। तो जब यहाँ उपजाऊ मिट्टी का जमाव करती है तो इस जमाव को बोलते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं, आपका डेल्टा बोलते हैं इसको। ठीक, ढूंढिए क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा कहते हैं बच्चों। क्लियर है। विश्व की कुछ नदियों के नाम जो डेल्टाओं का निर्माण करती है। कह रहे कौन कौन सी ऐसी नदी हैं विश्व की जो आपका डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो ये आपको खुद ढूंढना है और खुद आपको इस पर बात करनी है। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इसमें कोई डाउट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आई, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई अगर चीज आपको समझ नहीं आई है, कुछ डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो नदी का उद्गम स्थान, अगर आप लोग देखेंगे नदी कहाँ से निकलती है, या तो किसी झरने के माध्यम से निकलती है या किसी ग्लेशियर से कोई नदी निकलती है। तो जब नदी आपका किसी स्थान से निकलती है तो वो जब पहाड़ों में होती है तो उसकी गति बहुत तेज होती है, तो हम उसको युवा अवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर जैसे वो मैदान में प्रवेश करती है हम उसको प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। क्लियर है। और जैसे ही वो अंतिम रूप से जब उसका बहाव कम हो जाता है, जब वो आपका कटाव छटाव करना बंद कर देती है, हम उसको वृद्ध अवस्था कहते हैं। और अंतिम रूप से जो नदियां होती हैं वो किसी न किसी सागर में, किसी बड़ी आपकी नदी में आकर मिल जाती हैं और अपने डिपोजिशन को अंतिम रूप में वे वहां हल्के हल्के छोड़ती हैं। डिपोजिशन क्या होता है, अपने साथ लाई गई मिट्टी जो होती है उसको छोड़ते हैं। बाहरी पत्थर ज्यादा लंबे ट्रैवल नहीं करते, उनका वो जमाव करती है और वो जमाव क्षेत्र उपजाऊ होता है और वहाँ उस क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं। ऐसे क्षेत्र में
चावल, गन्ना, गेहूं, कॉफी, जो आपकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो काफी अच्छी मात्रा में होती है। अब ऐसी बात कर रहा है, विश्व के हजारों छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला में एंजल जलप्रपात है। कहां पर है सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का? ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर न्यागरा है। एक ऐसा ही न्यागरा जलप्रपात है जो यूएस और आपका कनाडा की सीमा पर है। और अफ्रीका में जाम्बेजी एवं जिम्बाब्वे नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। कैसा है? विक्टोरिया। तो न्यागरा यूएस प्लस आपका कनाडा, एंजल आपका अलास्का नॉर्थ साउथ अमेरिका, विक्टोरिया जिम्बाब्वे और जाम्बिया इनकी बीच सीमा पर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की गई है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से ये आपका जलप्रपात बनता है और क्या है नदी का स्ट्रक्चर, नदी किस प्रकार से फ्लो करती है, किस प्रकार से फ्लो करके आती है। इन सब चीजों को आपको देखना है और इन्हीं सब चीजों को आपको समझना है। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है, इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आती बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। आप डेल्टा के विषय में पूछ सकते हैं, वर्तिका के विषय में पूछ सकते हैं, निक्षेपण के विषय में पूछ सकते हैं, मुहाने का निर्माण करती है क्या होता है ये पूछ सकते हैं। आप सात के विषय में पूछ सकते हैं, किस तरह से नदी आपका सर्पाकार बनाती है, विसर्प किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं, तटबंध क्या होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में कैसे प्रवेश करती है, कठोर सैल क्या होते हैं, जल की शक्ति क्या होती है। इन सभी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार देखिए, भूकंप के विषय में हमने पढ़ा कि भूकंप क्या होता है, भूकंप से बचाव किस प्रकार करें, सबसे तेज रिएक्टर किसको बोलते हैं, 7 को सबसे अधिक आपका विनाशकारी होता है और 6 से विनाशकारी भूकंप शुरू हो जाते हैं। भुज में क्या स्थिति रही उसको हमने देखा। ठीक है, और हम भूकंप आने का तो हम पहले अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ उसके बिहेवियर्स आपकी चीजें हैं जिनका हम व्यवहार देखकर हम इनका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, और कैसे हमें जागरूकता फैलानी चाहिए इस विषय में आप देखिए। दूसरा ये देखिए, ये आपकी प्लेट है जहां से भूकंप उद्गम केंद्र, जहां से भूकंप शुरू होता है। ठीक, और अधिकेंद्र जहां पर सबसे पहले ऊपर हमको दिखाई दिया, ये प्लेट है, सीमा प्लेट, भूकंपी तरंगे, इस तरह से आप समझिए। और देखिए, हो सके तो इनको बना भी लीजिए अपनी कॉपी में। और इस तरह से देखिए मैं 3 प्रकार के आपको भूकंपी तरंगे बताया हूं। पी हम जिनको प्राइमरी यानी कि अनुदैर्ध्य बोलते हैं, एस मतलब सेकेंडरी यानी कि अनुप्रस्थ बोलते हैं, एल मतलब परस्टर यानी कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इनको ध्यान रखना है। इनमें हर एक प्रकार का विशेष धर्म गुण, एक सबकी अलग अलग आपकी प्रॉपर्टी होती है आपकी चलने, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कुछ बन सकता है तो इसको समझने का प्रयास करिए और देखिए, अगर कुछ बन पड़ता है तो उसको समझिए क्या है। चलिए पढ़िए, देख लिया? चलिए, इतना कुछ भी पूछना है, समुद्री तरंग, पवन, बहती नदी, अपर्दन, इस विषय में अगर कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों? देखिए, भूकंप की संरचना को एक बार जरूर देखिएगा कि भूकंप किस प्रकार से आता है, क्या स्थिति है और क्या इसका बनता है, इसको जरूर पढ़िए आप और विशेष तरीके से ध्यान दीजिए कि क्या चीजें हैं, किस तरह से हो रहा है ये पूरी घटना को। ठीक है, ताकि आप इनको अच्छे से पढ़ सकें। चलें, देख लिया पूरा भूकंप के विषय में, हमने इन सब के विषय में पढ़ लिया। अब जो है अब देखिए, समुद्री तरंग के कार्य कह रहे, समुद्र में जो आपकी वेव्स उठती हैं उनके काम क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, उनके विषय की बात, उस फंक्शन को हमको देखना है। तो फिलहाल आप इन सब चीजों को देखिए
और समझिए। देखिए बच्चों, समुद्र तरंग के जो आपके कार्य हैं, हम इनको कल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़े महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ाई हैं। जो आपके वितरिका है, विसर्प है, इन सबको एक बार रिवीजन करिए, और कुछ भी होता है तो आप मुझसे इसमें बच्चों पूछ सकते हैं। डेल्टा के विषय में पूछते हैं। अब मुझे बताइए, क्या गंगा नदी डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती, और बनाती है तो कहाँ बनाती है, और आपको गंगा नदी का निक्षेप कहाँ है, ये आपको बताना है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर उसका निक्षेपण है, किस तरह से करती है। ठीक, चलिए। तो बच्चों, आज के इस आपका चैप्टर के अंतर्गत हमने भूकंप को, ज्वालामुखी को और निक्षेपण को हमने देखा कि आपका किस प्रकार होता है, और आपका नदी किस प्रकार से अपनी आकृति बनाती है, इन सभी के विषय में पढ़ा। बाकी को शेष को हम कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।